नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और आपके साथ में हूं रुमाना अलवी। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेशवासियों के हित के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, फिर चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो या फिर विशेष पिछड़ी जनजाति के पात्र युवाओं को सीधी भर्ती देने की स्वीकृति प्रदान करना हो। इसके साथ ही भूपेश सरकार प्रदेश की सभ्यता, संस्कृति और आस्था को सहेजने का भी काम बखूबी कर रही है और आज इसी पर आधारित है हमारा खास कार्यक्रम चिन्हारी के जतन। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आमजनों की जेब में पैसे डालने के साथ पैसे बचत करने के काम की योजना के जरिए काम कर रही है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस शुरू करने से गरीबों के साथ सामान्य राशन कार्ड वालों को भी लाभ मिला है। इस योजना के तहत प्राथमिकता राशन कार्ड वालों को 1 रुपए प्रति किलो, जबकि सामान्य राशन कार्ड वालों को 10 रुपए प्रति किलो की दर से चावल दिया जा रहा है। इस योजना को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार राज्य की अंतिम पंक्ति के लोगों तक राशन पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 से छत्तीसगढ़ में सार्वभौम पीडीएस का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार के इस कदम के बाद अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड या राशन से वंचित नहीं रहेगा। प्रदेश के सभी परिवार अब राशन कार्ड के लिए पात्र हो गए हैं। सार्वभौम पीडीएस के तहत प्राथमिकता राशन कार्डों के खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि की गई है। उन्हें अगस्त 2019 से बढ़ी हुई पात्रता के साथ राशन मिल रहा है। सार्वभौम पीडीएस लागू होने के बाद प्राथमिकता राशन कार्डों में 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से 5 सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो और 5 से अधिक सदस्य वाले परिवार के लिए 7 किलो प्रति सदस्य प्रति माह चावल 1 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। पहले जो छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जो योजनाएं थी गरीब वर्ग के लिए थी, सस्ता अनाज उन्हीं के लिए उपलब्ध था। अब जब से कांग्रेस की जो सरकार आई है उन्होंने सभी वर्गों के लिए, सामान्य वर्गों के पे एपीएल राशन कार्ड का लाभ ले सकते हैं। ये सभी वर्गों को देखते हुए बहुत अच्छी योजनाएं हैं और सभी इसका उपयोग कर रहे हैं। पहले सबका नहीं बनता था एपीएल कार्ड, अभी सबका बन रहा है। माने पहले के अलावा थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगता था, अब तो सामान्य लोग को भी बना रही सरकार। ऐसा नहीं कि अब जो भी आओ उसका कार्ड बनेगा। पहले दिक्कत जाते थे, हाथ पर जोड़ते थे सामान्य के लोग भी, तो उसका नहीं बनता था। आजकल कोई भी जाता है नगर निगम में और धड़ाक से अपना एप्लीकेशन लगाता है, बन जाता है। उसके लिए सरकार को धन्यवाद। इसके साथ ही सामान्य राशन कार्डों में 1 सदस्यीय परिवार के लिए 10 किलो, 2 सदस्यीय परिवार के लिए 20 किलो, 3 से अधिक सदस्यीय परिवार के लिए 35 किलो खाद्यान्न 10 रुपए प्रति किलो प्रति माह निर्धारित किया गया है। वर्तमान में 9.39 लाख सामान्य राशन कार्ड धारी परिवारों को खाद्यान्न दिया जा रहा है। राज्य में सार्वभौम पीडीएस के लागू होने के बाद राज्य की 97% जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में कुल 67,10,000 राशन कार्डों में पंजीकृत 2 करोड़ 48 लाख लोगों को खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। बीते 2 साल के दौरान राज्य में लगभग 11,15,000 नवीन राशन कार्ड जारी किए गए और 5,52,000 नवीन सदस्यों के नाम राशन कार्डों में जोड़े गए हैं। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के विषय पर अधिक राशि के व्यय का निर्णय लिया है ताकि प्रदेश के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। सामान्य वर्ग के लिए एक प्रकार का ये समझा जाए कि उनके लिए एक वरदान टाइप का है कि पहले लोग जाते थे ये दफ्तर वो दफ्तर, फिर ये कागज़ ला वो ला, फिर सामान्य होने में बहुत सारी परेशानियाँ आती थी। अब क्या किए गवर्नमेंट, जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की है वो बहुत अच्छा कदम उठाई है कि अब कोई सामान्य वर्ग का इंसान भी जाता है तो उसके लिए एपीएल कार्ड बहुत सुविधा से बन जाता है। उसके बहुत सारे जीवन में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं कि कभी स्वास्थ्य का लाभ ले सकता है, कभी किसी भी छूट की लाभ ले सकता है। तो इससे क्या है, अब एक सामान्य वर्ग में एक उत्साह का भी माहौल है और गवर्नमेंट का कदम भी बहुत अच्छा है। और अब ये एक प्रकार से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, जिससे और बहुत
जल्दी लोगों को लाभान्वित हो सकते थे। पहले एपीएल कार्ड बनाने में बहुत से नियम कायदा कानून रहते थे, जिसकी वजह से आम लोग बहुत परेशान हुआ करते थे। और जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, उन्होंने एपीएल कार्ड में बहुत से ऐसे नियमों को चेंज किया है, जिससे लोग आसानी से एपीएल कार्ड बनवा पा रहे हैं। बहुत अच्छा काम है कि सभी लोगों का ये राशन कार्ड बन रहा है, और भूपेश बघेल जी को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं उनकी इस कार्य के लिए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इसके लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 3,409 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बस्तर संभाग के निवासियों में आयरन की कमी दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 6,71,000 अंत्योदय, प्राथमिकता, अन्नपूर्णा, एकल, निराश्रित और निःशक्त जन राशन कार्ड धारियों को जनवरी 2020 से हर महीने रियायती दर 17 रुपए प्रति किलो की दर पर 2 किलो गुड़ भी दिया जा रहा है। प्रदेश में पंजीकृत 471 संस्थाओं में 43,640 हितग्राहियों को राज्य शासन की ओर से स्वयं के व्यय से चावल दिया जा रहा है। अनुदान प्राप्त एवं निजी आश्रम, छात्रावास एवं कल्याणकारी संस्थाओं को अक्टूबर 2019 से खाद्यान्न दिया जा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का सबसे पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि जो उन्होंने नियमों में नियम को कम किया और फेरबदल थोड़े से किए, उसकी वजह से एपीएल कार्ड जो है वो हर कोई बनवा पा रहा है और लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का जो मेन मोटो था कि लोगों को लाभ दिलाना, वही उसके तहत एक और जो उन्होंने सुविधा की शुरुआत की, इस वजह से हर किसी को लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ के लोगों को और ज़्यादा अच्छे से लाभ देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। पहले जो एपीएल कार्ड में समस्या आती थी बनवाने में, लेकिन अब जब से हमारी भूपेश बघेल की सरकार आई है, तब से एपीएल कार्ड बनवाने में उतना परेशानी नहीं जाती है। और हमारे वार्ड के पार्षद जी भी जो भी योजना नहीं आती है उसका मतलब सिविल लगा के घर घर तक पहुंचाते हैं और बहुत सहयोग भी करते हैं। और जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, तब से उतना मतलब परेशानी नहीं होती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2019 से अनुदान प्राप्त निजी आश्रम, छात्रावास और कल्याणकारी संस्थाओं को खाद्यान्न का आवंटन बंद कर दिया है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र और माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी पूरा करने के लिए 5 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर प्रति माह 2 किलो चना दिया जा रहा है। इसके तहत वर्तमान में लगभग 25 लाख अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड धारी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। बता दें कि प्रदेश की 12,314 राशन दुकानों में ई पास मशीन स्थापित कर आधार प्रमाणीकरण किया गया है। अब इसके माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है। ई पास मशीन से राशन दुकानदारों की मनमानी और राशन वितरण में होने वाली शिकायतों पर रोक लग गई है। यूनिवर्सल पीडीएस के क्रियान्वयन के लिए 27.60 लाख टन चावल में से केंद्र का आवंटन 13.84 लाख टन और स्टेट कुल आवंटन 13.76 लाख टन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 5,100 करोड़ रुपए वहन करे। वहीं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3,400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान प्रस्तावित है। महंगाई के इस दौर में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से हर वर्ग को कम दाम में राशन वितरण करना एक बड़ी राहत है। छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है का नारा खूब गूंज रहा है। कांग्रेस का दावा है कि सीएम भूपेश ने जो वादे किए उसे पूरा भी किया। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति को नौकरी दिलाने के लिए 2019 में लिए गए वादे को भी पूरा कर दिया है। भूपेश सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में विशेष पिछड़ी जनजाति के सभी शिक्षित पात्र युवाओं का सर्वे कराकर पात्रता अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। आदेश के मुताबिक सर्वे के बाद 9,623 शिक्षित युवाओं के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर सीधी भर्ती देने की स्वीकृति दी गई है।
दरअसल केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में रखा है। इसमें अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर और बैगा शामिल हैं। साथ ही राज्य सरकार ने भी 2 जनजातियों पंडो और भुजिया को इस श्रेणी में शामिल किया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 7 जनजातियां विशेष पिछड़े समूह के तौर पर चिन्हित हैं। ये जनजातियां 10 से 12 जिलों में ही निवास करती हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर सोनी पंडो को भू अभिलेख के आवक जावक शाखा में नियुक्ति मिली है। सोनी सरकारी नौकरी मिलने से बेहद खुश हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री की पहल से विशेष पिछड़ी जनजातियों के युवाओं को नौकरी मिली है। वे बताती हैं कि उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ऐसे में इस योजना से बड़ी मदद मिली है। पहले तो हम लोग को कुछ मतलब कि वो महत्व नहीं देते थे। हम लोग जंगलों में निवास करते थे पहले, तो अब ये कुछ आगे बढ़ रहे हैं सरकार के वजह से। मैं अभी भू अभिलेख में कार्यरत हूँ और आवक जावक देखती हूँ। अच्छा, पहले तो हम लोग घर में ही रहते थे, ये शहर से आना जाना नहीं था, गांव में ही रहते थे। तो अब यहाँ लग गया है तो ये भी रहते हैं शहर में। कैसा लगता है यार? अच्छा लगता है। पहले कैसा सोचते थे? ऑफिस को देख के कैसा लगता था? लगता था कि हम लोग भी यहाँ नौकरी करते पहले, अब यहाँ लग गए तो अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। अब हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सरगुजा के सन्नू पहाड़ी शासकीय नौकरी की बात करने पर मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं सरकारी नौकरी कर पाऊंगा। उन्हें कलेक्टर ऑफिस में सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने बताया कि समाज के युवा इससे उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो जिस समाज से आते हैं वो अब प्रेरणा लेकर पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और हम सब भी इसमें भरपूर योगदान देंगे। बीघापुर कलेक्टेड ऑफिस में काम करता हूँ। यहाँ पहली बार आया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कितना बड़ा ऑफिस में, कभी पहले कभी आया नहीं था। आने के बाद सब घुल मिल के सब कुछ बताया कि कैसे क्या करना है, क्या काम होता है, कैसे होता है। फिर धीरे धीरे रहते रहते पूरा सीख गया कि कैसे फाइल को रखना है, किससे किससे काम पड़ता है। फिर उसी तरीके से अपना काम करता हूँ। इससे पहले गांव में ही रहते थे, जंगल में, और सोचे नहीं थे कि इस स्तर पे लग जाएगा हम लोग का नौकरी और अच्छे भविष्य आगे चल के मिलेगा। विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग पहले जंगल में ही रहते थे, वहाँ रहन सहन कुछ उनका हालत ठीक नहीं था। अब हम लोग का नौकरी लग गया है तो स्थिति काफ़ी ठीक हो गया है और बाकी लोग अभी भी वैसे ही हाल में हैं जैसे पहले थे। बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मैं भूपेश सरकार को कि हम लोग का कोई परीक्षा कोई चीज़ कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट नियुक्ति दे दी हम लोग का और बहुत अच्छा लगा। ऐसे कुछ हुआ नहीं हम लोग के साथ, वरना फिर नहीं लग पाते इस नौकरी पे। इसके साथ ही जशपुर विधायक विनय भगत और कलेक्टर डॉक्टर रवि मित्तल की उपस्थिति में जिले के शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकीय प्राथमिक स्कूलों में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के 140 शिक्षित युवाओं की काउंसलिंग के जरिए नियुक्ति की गई है। इस दौरान विधायक और कलेक्टर ने नवनियुक्त सहायक शिक्षकों को बधाई दी और बेहतर टीचिंग कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। मैं कमार जाति से आता हूँ, जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आती है और हमारे समाज ही मतलब पिछड़े हुए हैं। मेरा जॉब लगा है, उसमें तृतीय का नौकरी है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हराडुला, विकासखंड चारामा, जिला कांकेर। अच्छा, जॉब लगने के बाद बहुत खुशी हुई, बहुत हम लोग को सहायता मिला। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मेरा जॉब लगा है तो मैं अपनी दादी के जरिए से पढ़ाई की हूँ और मेरा जॉब लगा है। और कांकेर जिला में पहले सबसे पहले हमारे ज़िले में किसी का जॉब नहीं लगा था, पहले लगा है। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे जाति के लोग बांस का काम करते थे, टुकनी, झमा, सुपा का काम करते थे और हमारे शासन
सरकार से बहुत खुश हैं कि हमारे ज़िले में कांकेर जिले में पहले जॉब लगा है हमारे कमार जनजाति का। हम लोग बहुत खुश हैं। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। मेरी दादी गरीब से पढ़ी लिखी हूँ। मैं दादी के साथ रहती हूँ। मेरे मम्मी पापा भी नहीं है। मेरा एक भाई है, दादी है और कोई नहीं है। हम लोग मजदूरी करके पालन पोषण का आगे की आर्थिक जीवन यापन करते थे। विशेष पिछड़ी कमार जनजातियों के 2 सगे भाई बहनों समेत कुल 5 युवाओं के लिए विश्व आदिवासी दिवस वरदान साबित हुआ। नरहरपुर के ग्राम गवरसिल्ली निवासी रामदेव मरकाम और उसकी बहन कुमारी रामबत्ती मरकाम को शासकीय नौकरी की नियुक्ति आदेश मिले हैं। मुख्यमंत्री को बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे कमार जनजाति को नौकरी दिए। मेरा परिवार पहले बहुत गंभीर था, तो अभी मैं जॉब लगा है ना, तो थोड़ा बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ। जो शासन जो दिए हैं ना सर, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे एसी सर और मैडम हैं, उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उनके ही जरिए से हमको ये सब वहाँ तक पहुँचाए हैं हमको। और मुख्यमंत्री से तो मेरा बहुत बहुत उसको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम लोगों तो वही दिए हैं ना। कमार जाति से आती हूँ और पिछड़ी जनजाति है मेरा। तो पहले हम लोग बहुत वो स्थिति में थे सर कि कुछ हमको सोचता नहीं था कि क्या करेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं, ये सोच रही थी। तो सर लोग ने हमका बहुत मदद किया और हमको ढूंढ के ये सब सारी नौकरी दिए हैं। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सरकार को भी मेरा सत अभिनंदन है, सत प्रणाम है। छत्तीसगढ़ सरकार जो कहती है उसे पूरा भी करती है। प्रदेश में निवासरत अति पिछड़ी जनजाति वर्ग के शिक्षित युवक युवतियों को शिक्षा और विकास की मुख्य धारा में लाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वर्ग के युवक युवतियों को रोजगार देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने की शुरुआत कर दी है। छत्तीसगढ़ के लोगों के भोजन और आजीविका के साथ सरकार का ध्यान यहाँ की सभ्यता और संस्कृति पर भी है। भांजा राम ने वनवास के 14 साल की अवधि में से 10 साल छत्तीसगढ़ में गुजारे। आज भी छत्तीसगढ़ में पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के आधार पर कई ऐसे स्थान मिले जिन्हें भगवान राम से जोड़कर देखा जाता है। इन स्थानों को जोड़ने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राम वन गमन पथ योजना की शुरुआत की है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य भगवान श्री राम के ननिहाल के रूप में पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान रखता है। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने वनवास का अधिकांश वक्त दंडकारण्य में बिताया। छत्तीसगढ़ का बड़ा हिस्सा ही प्राचीन समय का दंडकारण्य माना जाता है। अब उन जगहों को नई सुविधाओं के साथ विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का भगवान राम से काफी करीब का नाता है। माता कौशल्या खुद छत्तीसगढ़ की राजकुमारी थीं। वहीं भगवान श्री राम ने भी अपने वनवास के दौरान काफी वक्त छत्तीसगढ़ में गुजारा है। इसलिए भूपेश सरकार की पहल पर यहाँ राम वनगमन पथ का काम शुरू किया गया है। वनवास के दौरान भगवान राम का छत्तीसगढ़ प्रदेश में पहला प्रवेश कोरिया जिले का भरतपुर माना जाता है। यहाँ उन्होंने सीतामढ़ी हरचौका की प्राकृतिक गुफा मंदिर में विश्राम किया था। यहाँ से वो रामगढ़, शिवरी नारायण, खरौद, तुरतुरिया, चंद्रखुरी, राजिम, सिहावा, नगरी, दलपत सागर होते हुए रामाराम यानी सुकमा तक चले थे। इन तमाम जगहों को अब पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर सभी को एक मार्ग से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की तरफ से तैयार की गई 149 करोड़ रुपए की योजना धरातल पर उतरने लगी है। कोरिया जिले से सुकमा तक बन रहे राम वनगमन पथ में लोगों को कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। राम वनगमन पथ की कुल लंबाई लगभग 2260 किलोमीटर है। इन रास्तों के किनारे जगह जगह साइन बोर्ड श्री राम के वनवास से जुड़ी कथाएं देखने और सुनने को मिलेंगी। इन रास्तों पर कई तरह के पेड़ लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राम के वनवास काल से संबंधित 75 स्थानों को चिन्हित कर उन्हें नए पर्यटन सर्किट के रूप में आपस में जोड़ा जा रहा है। राम वनगमन के 528 किलोमीटर मार्ग के दोनों किनारों पर वन विभाग 1.5 लाख से अधिक पौधे लगा रही है।
छत्तीसगढ़ में अनगिनत ऐसे रमणीय प्राकृतिक स्थल विद्यमान हैं जो पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा बीते कुछ समय में राज्य के दुर्गम इलाकों में कुछ नए प्राकृतिक स्थलों की पहचान भी की गई है, जिनके विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के तहत राम से जुड़े हर स्थल पर भगवान श्री राम की दिव्य प्रतिमा और दीप स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं और यहाँ पर्यटक सूचना केंद्र, कैफेटेरिया, कॉलेज, मॉड्यूलर शॉप बनाने के साथ साथ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। सुखद बात ये है कि रायपुर के चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार कर वहाँ राम की विशाल मूर्ति स्थापित करने का 2 चरणों का काम पूरा हो चुका है। तीसरे चरण का काम जारी है। वहीं सीतामढ़ी, हरचौका, शिवरी नारायण, राजिम जैसे केंद्रों पर भी अलग अलग चरणों का काम जारी है, जो इस साल के अंत और अगले साल तक पूरा होना है। सरकार के इस कदम से स्थानीय लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि इससे न सिर्फ अपने भाषा, अपने आराध्य देव से जुड़े स्थलों का विकास हो रहा है, बल्कि अब ये स्थल दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित भी हो रहे हैं। पर्यटक बढ़ेंगे तो उनकी आय का जरिया भी बढ़ेगा। जो इतिहास है, कहा जाता है कि यहाँ पे भगवान श्री राम और लक्ष्मण और माता सीता के चरण पड़े थे और इसकी शुरुआत उत्तर छत्तीसगढ़ में जो भी मनेरगढ़, भरतपुर, चिरमिरी ज़िला है, वहाँ जो एक नदी है मवई नदी, वहाँ उनके चरण सबसे पहले पड़े थे और वहाँ से जो हरचौका है, सबसे पहले हरचौका जो जगह है, तो राम वन जो परिपथ है, राम वनगमन परिपथ, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और पहली बार ऐसा लगा कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे क्षेत्र में आए थे, माता सीता और लक्ष्मण के साथ इस मार्ग पे चले थे और काफ़ी दिन उनका जो सर्वाधिक समय बताते हैं कि यहीं गुजरा, तो उसको विकसित करने का जो काम शुरू हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद, श्री राम को मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक सुखद अनुभूति करा रहा है और हम सब गौरवान्वित भी हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके विकास के लिए इतनी बड़ी योजना बनाई है। राम वनगमन पथ की योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। इस योजना में कोरिया ज़िले से सुकमा तक 9 स्थानों को विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जब वनवास काल में जब उनका यहाँ प्रवास हुआ था, उन स्थानों को चिन्हित किया गया पहली बार सरकार ने। ये बहुत सराहनीय कदम है। लोगों को ये भी पता नहीं था कि सीतामढ़ी, हरचौका जो कोरिया ज़िले में है, वहाँ से भी भगवान श्री राम वनवास काल में गुजरे थे। अब इस सरकार ने ऐसे स्थानों को चुना है जहाँ से भगवान श्री राम वनवास काल में गुजरे थे। इस योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है, तो हम सब के लिए बहुत खुशी की बात होगी। छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम कण कण में बसे हुए हैं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 2300 किलोमीटर श्री राम वनगमन परिपथ के विकास का काम शुरू कराया है। इसमें सरगुजा जिले का रामगढ़ भी है। ये रामगढ़ ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व से जुड़ा स्थल है। यहाँ भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। ऊपर श्री राम जानकी मंदिर तक जाने के लिए सुगम रास्ता तैयार किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए डॉर्मेट्री विकसित की जा रही है। इससे न सिर्फ सरगुजा बल्कि समूचे छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिलेगी। श्रीलंका जाते समय, रावण के युद्ध के समय, वनवास के 14 साल के समय, एक लंबा समय भगवान राम ने छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजारा था। उसको सहेजने का काम हम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। सीता हरचौका से भगवान राम की प्रवेश की बात रामायण के माध्यम से कही गई है और हम सबको उस पर विश्वास है। और भूपेश बघेल जी ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उस एक एक स्पॉट को डेवलप करने का काम किया है। निश्चित रूप से ये अध्यात्म की ओर ले जाने के, हमारी पुरानी संस्कृति की ओर ले जाने, सनातनी संस्कृति को जानने समझने और नए पीढ़ी के बच्चों को पुराने संस्कारों से जोड़ने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। राम का ननिहाल भी बोला जाता है छत्तीसगढ़ को। जो 14 वर्ष उन्होंने वन भटके, उसमें जो जगह छत्तीसगढ़ की आती है, अगर उसको पर्यटन के रूप में डेवलप किया जाए तो यहाँ के वासियों के लिए अच्छा है। एक इंटरटेनमेंट या उनके अपने फन टाइम या अपनी फैमिली के साथ
स्पेंड करने के लिए उनको जगह मिलेगी। हिंदुओं के आराध्य देव राम यूं तो दुनिया के भगवान हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से उनका नाता बहुत खास है। वो यहाँ प्रभु राम के साथ भांचा राम है, क्योंकि उनकी माँ कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ है। सिर्फ इतना ही नाता नहीं है, बल्कि राम को 14 सालों का जब वनवास हुआ तो उस कठिन वक्त का बड़ा हिस्सा भी यहीं यानी छत्तीसगढ़ में गुजरा। भगवान राम की उन तमाम स्मृतियों को राम वन गमन परिपथ के रूप में स्थापित करने का काम शुरू हो चुका है। और हमारे खास कार्यक्रम चिन्हारी के जतन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।